आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल की जो जंग है उसके ताल्लुक से और तारीख की रोशनी में, तारीख के हवाले से। और बात अगर समझना है तो आपको पूरा सुनना होगा, इसलिए कि तारीख के हवाले से जो बातें होती हैं वो थोड़ा लंबी होती हैं, और जब आप पूरा सुनते हो तो आपको सच्चाई सामने आती है। ईरान और इसराइल के बारे में हमने वीडियो थोड़ा लेट इसलिए बनाया ताकि अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च की जाए और उसके बाद आपके सामने जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो बयान किया जाए। इसलिए कि जब जंग होती है तो जंग में बड़े झूठे प्रोपेगेंडे होते हैं दोनों तरफ से, तो हम झूठा कोई प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहते और ना कोई झूठी चीज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है कि सूरत हाल एक्चुअल क्या है, सच्चाई क्या है, वो सामने आए, फिर आपको बताया जाए। मैं आपको ईरान और इसराइल की जो जंग है, ये जो शुरू हुई है, इसको आज से 58 साल पीछे लेके जाऊंगा। 1967 की बात है। इसराइल ने अचानक मिस्र पर, इजिप्ट पर हमला कर दिया था। 1967 में 58 साल पहले अचानक हमला किया था। जैसे उसने अभी फिलहाल ईरान पे अचानक अटैक किया, हमला किया, सेम उसी तरीके से 58 साल पहले 1968 में इसराइल ने मिस्र के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर हमला किया था। और इजिप्ट की जो फिजाई, जो वायु सेना थी, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। और मिस्र, इजिप्ट इतना मजबूर हो गया था कि वो घुटनों पे आ गया था, और उसके बाद वो जंग इसराइल जो है जीत गया था। लेकिन 71 में इजिप्ट ने फिर अपनी ताकत को मजबूत किया और मजबूती के साथ 1971 में वो फिर दोबारा खड़ा हुआ। ये पुरानी बात बताने का मकसद ये था कि आप ये समझ लीजिए कि इसराइल की जो स्ट्रेटेजी होती है, उसकी जो प्लानिंग होती है, वो यही होती है कि खामोशी से और लोगों को गुमराह करके और अचानक किसी के ऊपर अटैक किया जाए। अचानक जब किसी के ऊपर अटैक किया जाता है तो उसको संभलने में बहुत वक्त लगता है, और अगर अचानक हमला करके किसी की फौजी ताकत को, किसी की जो हवाई ताकत है, अगर उसको बर्बाद कर दिया जाए, फौजी ताकत है उसको बर्बाद कर दिया जाए, तो वो देश बहुत मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा हो पाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसराइल ने गलती किया, सबसे बड़ी गलती वो ये किया कि ईरान के ऊपर अचानक हमला किया। उसको ये नहीं पता था कि ईरान जो है मिस्र नहीं है। मिस्र में जो क़यादत थी, फौजी क़यादत वहाँ पे जो थी, वहाँ पे जो पॉलिटिकल क़यादत थी, वो दुनियादार लोग थे। ये बात आप नोट कीजिए। मिस्र में जो क़यादत थी वो दुनियादार सियासी लोगों की क़यादत थी, और ईरान की जो क़यादत है वो मजहबी क़यादत है, आलिम हैं, शियों के बड़े इमाम हैं, मजहबी पेशवा हैं। तो ये फ़र्क है बुनियादी। और जहाँ पे मजहबी रहनुमाई होती है, मजहबी पेशवा होते हैं, मजहबी रहनुमा होते हैं, इमाम होते हैं उनके मजहबी पेशवा, उनके साथ वहाँ की जो जनता होती है बड़ी मजबूती के साथ खड़ी होती है। आज ईरान को आप देखेंगे तो ईरान की जो जनता है अपने लीडरों के साथ, अपने मजहबी रहनुमाओं के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और दूसरी तरफ आप इसराइल को देखेंगे, वो लोग कहाँ पे हैं? बंकरों में छुपे फिर रहे हैं, बंकर में छुप रहे हैं, सुरंगों में छुपे फिर रहे हैं, जो सबवे है वहाँ पे छुपे हैं, हर जगह वो छुपते फिर रहे हैं। और ईरान की जो अवाम है, वहाँ की जो जनता है, वो सीना तान के और सड़कों पर अपने जो मजहबी रहनुमा है, जो ईरान की फौजी ताकत है, उसके साथ खड़े हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है। और पासदारान इनकलाब के जो कमांडर हैं, सीनियर कमांडर मोहसिन रज़ाई का अभी स्टेटमेंट आया है कि हमने अपनी जो ताकत है, सलाहियत है, हमने उसका सिर्फ 30%, 30% इस्तेमाल किया है, सिर्फ 30%। और जो हमारी खुफिया, जो गुप्त हमारी सलाहियत है, जो कि दुनिया जानती ही नहीं है, तो हमारी जो गुप्त सलाहियत है, खुफिया जो सलाहियत है, पोशीदा जो सलाहियत है, हमने अपनी उन खुफिया सलाहियतों का सिर्फ 5% इस्तेमाल किया है, और उसी में इसराइल के नाक में दम कर दिया है। इसराइल का जो डोम सिस्टम था, जो कि मिसाइल के आने का पता देता है, उस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। डोम सिस्टम ये होता है कि जब करीब से कोई मिसाइल गुजरता है तो उस मिसाइल को वो बर्बाद कर देता है, उड़ा देता है। लेकिन यहाँ पे एक बारीकी है, आपको समझना चाहिए कि जो डोम सिस्टम है, या जो मिसाइल को जो है अटैक करने वाला जो सिस्टम होता है, अगर एक साथ कई मिसाइल आते हैं, 25, 50, 100 मिसाइल अगर एक साथ आते हैं, तो डोम जो होता है सिस्टम, वो एक टाइम पे एक मिसाइल को ही अटैक कर सकता है, और दूसरे मिसाइल को अटैक करने के लिए उसको थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर अचानक क्वांटिटी में बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में अगर मिसाइल आते हैं, किसी देश पे गिरते हैं, तो वो बड़ी तबाही मचाते हैं। और ईरान ने यही स्ट्रेटेजी अपनाया
कि एक ही साथ क्वांटिटी में बड़ी तादाद में मिसाइलों को और बैलिस्टिक मिसाइलों को वहां पे जो है दागा, और उसकी वजह से ईरान की जो हालत है वो खराब हो चुकी है। कल तक जो इसराइली फिलिस्तीनियों के ऊपर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, आज वही इसराइली रो रहे हैं और उनके अपने खुद के घर बर्बाद हो रहे हैं। अब उनको एहसास हो रहा है कि गाजा में जो हमने खौफनाक तहलका मचाया, गाजा के लोगों की जिंदगी जहन्नम बना दी, अब उनकी खुद की जिंदगी, इसराइलियों की जिंदगी जहन्नम बन रही है। तो उनको एहसास होता है कि किसी की दुनिया उजाड़ने का क्या सिला मिलता है। आपने गाजा को बर्बाद किया और अब आपने अपने हाथ से खुद दावत दी है अपनी बर्बादी की, ईरान पर अचानक अटैक करने की। और ईरान की फौजी ताकत जो थी उसको समझने में और उसका अंदाजा लगाने में अमेरिका ने भी गलती की और इसराइल ने भी गलती की। आपको मैं ये बताता चलूं कि 80 के दशक में सद्दाम हुसैन और ईरान की लड़ाई चली थी, 8 साल तक लड़ाई चली थी, 8 साल तक 80 के दशक में, और वो लड़ाई बेनतीजा निकली और उसमें ईरान को भी बर्बादी हुई, इराक को भी बर्बादी हुई। और उसी वक्त इराक के ऊपर इसराइल ने एटमी जो उसका प्रोग्राम था इराक का, उस एटमी प्रोग्राम पे इसराइल ने अटैक करके इराक का जो एटमी प्रोजेक्ट था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। और सद्दाम हुसैन ने इसराइल के ऊपर अटैक भी किया था, मिसाइल भी दागे थे, लेकिन सद्दाम हुसैन की जो डिफेंस की ताकत थी, जो दिफाई कुव्वत थी, वो बहुत कमजोर थी और वो अपना दिफा नहीं कर सके। और उनका जो एटमी प्रोजेक्ट था, एटमी बम का, वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से इसराइल ने बर्बाद कर दिया था। और इसराइल ने वही सोचकर कि जिस तरीके से हमने इराक का जो एटमी प्रोजेक्ट था हमने बर्बाद किया, हम अचानक अटैक करके ईरान का भी जो एटमी प्रोजेक्ट है हम उसको बर्बाद कर देंगे और ईरान को घुटने पे ले आएंगे। लेकिन ईरान के पास में उनकी अपने लोगों की सलाहियतें हैं, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है और उनके साथ में कुछ ऐसे देश भी जुड़े हुए हैं जो उनको टेक्नोलॉजी देते हैं। और ईरान ने अपने लोगों को काम दिया और उन्हीं अपने इंजीनियरों से अपने काम करवाए। और ईरान अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, और उसने दिखावा नहीं किया, शोबाजी नहीं की, खुफिया तरीके से, खामोशी से उसने अपनी ताकत को बढ़ाया और मजबूत किया। और इसराइल आज जो रो रहा है, जो गिड़गिड़ा रहा है और जो मिन्नत समाजत कर रहा है कि दुनिया आए और हमारे पीछे खड़ी हो और ये जंग बंद हो, ये जंग इतने आसानी से बंद होने वाली नहीं है। जो लोग ईरान की स्ट्रेटेजी को जानते हैं, उसकी प्लानिंग को जानते हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि ईरान जब तक इसराइल की कमर की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देगा और जब तक इसराइल मजबूर होकर बिला शर्त हथियार नहीं डालेगा, ईरान पीछे नहीं हटेगा। ये सच्चाई है और ईरान की ये ताकत है। इसराइल, अगर अमेरिका उसको टेक्नोलॉजी फ्राहम ना करे तो इसराइल कुछ भी नहीं है। वो जो उछल रहा है सिर्फ अमेरिका के दम पे, लेकिन अमेरिका को भी ये खौफ है। अमेरिका जो है इराक और ईरान की जंग में देख चुका क्या हुआ, अफगानिस्तान में जो जंग हुई वहां पे उसको मुंह छुपा के भागना पड़ा अफगानिस्तान से। वियतनाम में क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कहीं पे भी अमेरिका किसी भी लड़ाई में कूदा है तो वहां से उसको कुछ दिन तक लड़ने के बाद, अपनी इकोनॉमी खराब करने के बाद, अपनी माली हैसियत बर्बाद करने के बाद, अपने फौजियों की जान गंवाने के बाद खुद दुम दबाकर अमेरिका वहां से पीछे हटा है। और अमेरिका को कोशिश कर रहा है इजराइल कि इस जंग में घसीटे, लेकिन अमेरिकी जो हैं वो खुद इस जंग में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही एहतियात कर रहे हैं, बच रहे हैं, और वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर इस जंग का हिस्सा बनेंगे तो ये जंग बड़ी लंबी खींचेगी, और जंग अगर लंबी खींचेगी तो इसमें अमेरिका की भी इकोनॉमी खराब होगी और इसराइल की इकोनॉमी भी खराब होगी, दोनों की इकोनॉमी क्रैश होगी। और ये लोग सब, अमेरिका और इसराइल, ये सब दौलत के पुजारी हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो ईमान वाले हैं और वो दौलत के पुजारी नहीं हैं। उनके अंदर ईमान है और अपने मजहबी रहनुमाओं के साथ खड़े होने का हौसला है। जो दोनों के अंदर फर्क करता है वो यही है। इजराइल और अमेरिका ये दुनियादार लोग हैं, इनको दुनिया चाहिए, ये मरना नहीं चाहते हैं, ये छुप के बंकरों में रहते हैं। और ईरान जो है वो दुनियादार लोग नहीं है, वो दीनदार लोग हैं। और जहाँ दीनदारी होती है, जो मजहबी लोग होते हैं वो मरने से नहीं डरते हैं, वो सीना तान के शहादत के लिए खड़े रहते हैं, मौत को गले लगाने के लिए। अभी अयतुल्लाह खुमैनी साहब के जो मुशीर खास हैं वो जख्मी हुए थे, उनका स्टेटमेंट आया है। इसराइल ने प्रोपेगेंडा किया था कि वो मार दिए गए हैं, उनकी मौत हो चुकी है। वो खुद सामने आकर कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं और अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं।
इतना बड़ा स्टेटमेंट कि मैं अभी जिंदा हूं और अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, ऐसा कोई स्टेटमेंट ना इजराइल की तरफ से कभी आ सकता है, ना अमेरिका की तरफ से आ सकता है। ये हौसला है सिर्फ ईरानियों का और ईरान का कि वो शहादत के लिए की तमन्ना करते हैं, वो जिंदगी की तमन्ना नहीं करते हैं। और शहादत की जो जिंदगी होती है वो कैसी जिंदगी होती है, वो सिर्फ एक ईमान वाला और एक जो मजहबी शख्स होता है वही उसकी कीमत जानता है। बाकी जो दुनियादार लोग हैं उनको उसकी कीमत नहीं मालूम। ये एक मुआवजा था ईरान और इजराइल का। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल लाख कोशिश कर ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, इजराइल को ही सरेंडर करना पड़ेगा। और जब तक इजराइल नहीं सरेंडर करेगा ये जंग रुकने वाली नहीं है। तो देखते रहिए, ये जंग और आगे खींचेगी, लंबी खींचेगी। लेकिन अगर दोनों के मफादात यहाँ पे जद में आएंगे, दोनों का जो इंटरेस्ट है अमेरिका का, इजराइल का, अगर वो इनको ये अंदाजा हो गया कि अगर जंग में हम थोड़ा लंबा गए और हमारी माली हालत खराब होगी तो वो खुद जंगबंदी के लिए आगे आएंगे और ईरान बिला शर्त इस जंगबंदी को मंजूर करेगा और जंगबंदी पे राजी होगा। और अगर किसी तरह की कोई कंडीशन रखी गई तो ईरान बिल्कुल भी उसके लिए तैयार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।